हाय एवरीवन, आपका वेलकम है एक बार फिर से मेरे चैनल बैम्बी एजुकेशन पे। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए, इससे पहले की जो रिप्रोडक्शंस का मैकेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, हम इस चीज़ को डिस्कस करें। हम सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं, रिप्रोडक्शंस क्यों ज़रूरी है, ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने की क्यों नीड है। सो देखिए, रिप्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी है, रिप्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कंटिन्यूटी है लाइफ की, वो रिप्रोडक्शन से ही पॉसिबल है, राइट। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जो एग्जिस्टेंस है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, ये जो आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देख रही हैं अपने आसपास, रिप्रोडक्शन नहीं होता तो लाइफ भी नहीं होती। रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है, बट रिप्रोडक्शन जो है वो स्पेशीज़ की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यूटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। सो एक एसेंशियल प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस, जैसे कि न्यूट्रिशंस के बारे में हमने पढ़ा था, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा है, या फिर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, कि वो लाइफ प्रोसेसेस जो कि एक जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अलाइव होता है। सो इस वजह से रिप्रोडक्शन भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस बन जाती है। देखिए, अगर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है एंड ये और भी ज़्यादा इंडिविजुअल्स को क्रिएट करेगा, इसमें क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी की नीड पड़ती है, बहुत सारी एनर्जी इस प्रोसेस में स्पेंड होगी। तो क्यों एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इतनी अपनी जो एनर्जी है उस एक ऐसी प्रोसेस पे वेस्ट कर रहा है जिसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता उसकी जो लाइफ है एक्चुअली में, उसके बिना भी वो अलाइव रह सकता है। सो वाई वो इतनी ज़्यादा एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा है, ये तो भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को का जवाब देने के लिए हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को अपने आज क्लासरूम में। सो कुछ भी आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, तभी तो आज हम उनको देख रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ केवल एक होता या फिर नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर होता एक पर्टिकुलर काइंड का, सो डाउटफुल होता कि हम उसकी एग्जिस्टेंस को आज देखते, राइट। सो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो एक सिंगल स्पेशीज को बिलोंग करते हैं, इस वजह से हम उनको नोटिस कर पाते हैं। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म belong to the same species? Usually we say this because they look similar to each other। दो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है, एक स्पेशीज से बिलोंग करते हैं, कैसे हम कहते हैं, एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो आपने देखा होगा कि सारे ह्यूमन बींग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट और स्पेशीज़ की बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर भाई मैं कैट की बात कर रही हूँ या फिर मैं एलिफेंट की बात कर रही हूँ, तो ये डिफरेंट स्पेशीज़ को बिलोंग करते हैं। और आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्पेशीज़ को बिलोंग करने की वजह से इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनका जो बॉडी का जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट है। कैट्स एलिफेंट से डिफरेंट होगी, ठीक है। हर जो स्पेशीज़ है वो दूसरी स्पेशीज़ से डिफरेंट होगी। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्या जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं अपने आप की? देखिए, ऑर्गेनिज्म जो है वो सिमिलर दिखते हैं क्योंकि उनका जो बॉडी का जो डिज़ाइन होता है वो सिमिलर होते हैं। अगर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है तो जो ब्लूप्रिंट है इन डिज़ाइंस के लिए उसको भी सिमिलर होना है। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन, अगर हम बिल्कुल इसके बेसिक लेवल पे बात करें, इसमें क्या होगा
कॉपीज बनानी है ब्लूप्रिंट्स की ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि हमारी जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और क्रोमोसोम उस डीएनए का पार्ट होता है, और ये क्रोमोसोम वो डीएनए का पार्ट है जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, क्या क्या फीचर्स इनहेरिटेंस हो गए एक पर्टिकुलर पेरेंट से उसकी ऑफस्प्रिंग में, और ये किसकी फॉर्म में जाते हैं, ये जाते हैं डीएनए, जिसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो जो डीएनए होता है सेल के न्यूक्लियस में, यही सोर्स है इंफॉर्मेशन की कि भाई कौन से प्रोटीन बनेंगे। अगर ये इंफॉर्मेशन बदल जाती है तो डिफरेंट प्रोटीन बनते हैं, डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे तो इससे क्या होगा, जो बॉडी का जो डिज़ाइन है वो ऑल्टर हो जाता है। देयरफॉर अगर मैं बात करूँ बेसिक इवेंट जो होता है बच्चों रिप्रोडक्शन में, क्या होता है, एक डीएनए की कॉपी बनती है पहले, फिर क्या होता है, सेल्स केमिकल रिएक्शंस को यूज़ करती है क्या बनाने के लिए, अपने जो डीएनए हैं उनकी कॉपीज को बनाने के लिए। इससे क्या होता है, इससे जो आपका जो ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है, इससे दो कॉपीज बन जाती हैं एक रिप्रोड्यूसिंग सेल में, and they will need to be separated from each other. However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work. लेकिन दो कॉपीज बन जाती हैं, और इसमें क्या होता है, सिर्फ एक कॉपी आप रख रहे हो डीएनए की और एक कॉपी आपकी सेल से बाहर जा रही है। जैसे कि अगर हम गैमीट्स की बात करें तो गैमीट्स क्या होते हैं, ओवम होता है एंड देन वी हैव स्पर्म। ओवम फीमेल गैमीट होता है एंड स्पर्म इज मेल गैमीट। तो यहाँ पे भी एन कॉपी होती है डीएनए की और इधर भी एन कॉपी होती है डीएनए की। ये फीमेल से आती है और ये किससे आती है, मेल से आती है। तो यहाँ पे अगर मैं एक क्वेश्चन देखूं, because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes। अगर हम सिर्फ एक कॉपी को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं और एक कॉपी ओरिजिनल सेल में रख रहे हैं, तो ये कुछ सेंस तो बनाएगा नहीं, क्योंकि जो कॉपी जो पुश आउट हुई है उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज नहीं है लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो डीएनए की जो कॉपी करने की प्रोसेस है, इससे क्या होता है, इज accompanied बाय द क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेल्यूलर apparatus एंड देन डीएनए कॉपीज सेपरेट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक दूसरी सेल बनेगी तब जाके ये जो डीएनए कॉपी है वो क्या करती है, सेपरेट होती है, ईच विद इट्स ओन सेल्यूलर apparatus। effectively cell divides to give rise to two cells। एक सेल है, ठीक है, वो डिवाइड होगी, इससे क्या बनेगी, आपकी दो सेल बनेगी। तो ये प्रोसेस है, ठीक है, सेलुलर डिवीजन का। अब यहाँ पे जैसे दो कॉपीज बनी है डीएनए की, तो एक कॉपी यहाँ पे रही और एक कॉपी चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक कॉपी को एक अपना अपैरेटस की ज़रूरत होती है। ये जो दो सेल्स होती है ऑफ कोर्स एक दूसरे के सिमिलर होती है, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। अब जैसे कॉपी बनी, सिमिलर तो हो गई, तो क्या ये दो कॉपी आइडेंटिकल होती है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है डिपेंड करता है कि हाउ एक्यूरेटली जो कॉपिंग का रिएक्शन है, रिएक्शन इन्वॉल्व अकर, ठीक है। जैसे नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करूँ तो एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है। देयरफॉर इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड दैट जो प्रोसेस है डीएनए को कॉपी करने का, उसमें हर एक टाइम पे कुछ वेरिएशंस होंगे। वेरिएशंस मतलब कुछ डिफरेंसेस होंगे। एज अ रिजल्ट डीएनए कॉपीज जो जनरेट होती हैं
सिमिलर होंगी बट आइडेंटिकल नहीं हो सकती अपनी ओरिजिनल सोर्स के साथ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट जो नई डीएनए कॉपी है वो वर्क नहीं कर सकती सेल्यूलर अपैरेटस के साथ जो इसको इनहेरिट्स करती है। जैसे अगर मैं न्यूबॉर्न बच्चे की बात करूं तो न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मेनी अदर वेरिएशंस इन द डीएनए कॉपीज जिसकी वजह से दैट वुड नॉट लीड टू सच अ ड्रास्टिक आउटकम। तो मैं कह सकती हूँ कि जो सर्वाइविंग सेल्स है वो सिमिलर होती हैं, सर्वाइविंग सेल्स सिमिलर होती है बट यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो इनबिल्ट टेंडेंसी होती है वेरिएशंस के लिए, जैसे जब रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस होती है उसमें वेरिएशंस आते हैं, यही बेसिस है इवोल्यूशन का। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास डीएनए है, डीएनए की कॉपी होनी है। तो ये कॉपी जो है वो क्या हो सकती है, आइडेंटिकल हो सकती है बट ये बिल्कुल 100% आइडेंटिकल नहीं होती, क्योंकि हमेशा जब भी कॉपी होती है डीएनए की तो उसमें कुछ वेरिएशंस आ ही जाते हैं और ये जो वेरिएशंस आते हैं इसी की वजह से इवोल्यूशन हम पढ़ रही हैं। सो अगर हम देखें, इम्पोर्टेंस देखें वेरिएशंस की, ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन है फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस or niche in the ecosystem using their ability to reproduce. Consistency of DNA copying during reproduction is important for maintenance of body design features. तो ये जो डीएनए हमारा कॉपी होता रहता है रिप्रोडक्शन के टाइम पे भी ये इम्पोर्टेंट है। इसी की वजह से हमारा जो बॉडी का जो डिज़ाइन है उसके फीचर्स जो हैं उसका मेंटेनेंस होता है। एंड ये अलाव करता है ऑर्गेनिजम्स को कि आप एक पर्टिकुलर नीश को यूज कर पा रही हैं। सो वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पेशीज। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की वजह से जो पॉपुलेशन है स्पेशीज का उसकी स्टेबिलिटी होती है। हावेवर नीश चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि जो टेम्परेचर है अर्थ पे इट कैन गो अप और डाउन, पानी का जो लेवल है भाई वो भी वेरी कर सकता है, या फिर क्या हो सकता है हमारी जो अर्थ है उस पर मीटेराइट्स हिट कर सकते हैं। सो टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जाम्पल, अगर पॉपुलेशन जो है रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स का वर सुटेड टू अ पर्टिकुलर नीश एंड वो नीश ड्रास्टिकली ऑल्टर हो जाता है तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। जैसे इसका मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए हम जानते हैं बचपन से अभी तक हम मस्कीटोज से परेशान हैं एंड वी नो दैट कि इन मस्कीटोज के लिए बहुत सारी दवाइयाँ आई। पहले आती थी जैसे डीटीटी टीका छिड़काव होता था। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एंटीबायोटिक्स की बात करती हूँ। आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं, आपको कभी एक बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ एंड यू स्टार्ट टेकिंग एंटीबायोटिक्स। अब भाई क्या हुआ, अगर जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो इस एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट उसने रेसिस्टेंस को डेवलप कर लिया है तो ये एंटीबायोटिक्स उस बैक्टीरिया पे काम नहीं करेंगी और जो जिन बैक्टीरिया पे ये एंटीबायोटिक्स काम कर रही हैं वो तो इनइफेक्टिव हो गई, फर्दर इन्फेक्शन नहीं करेंगी। बट अगर रेसिस्टेंस हो गई तो ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी एंड किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए अगर हम एंटीबायोटिक्स को ले रहे हैं तो हमें फिर और भाई दूसरी तरह की मेडिसिन को देखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि उस बैक्टीरिया पे वो इफ़ेक्टिवली काम कर सके।
तो इन वेरिएशंस की वजह से ही हम अपनी जो इन्वायरमेंट है उस पे अडेप्ट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, ये पॉपुलेशन एक टेम्परेट वाटर्स में रह रही है और सडनली क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो जो ज़्यादातर बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे, बट जो फ्यू वेरिएंट्स रेसिस्टेंस है, जिन्होंने रेसिस्टेंस को डेवलप कर लिया है हीट के अगेंस्ट, वो बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे एंड फर्दर ग्रो करेंगे। तो इस तरह से वेरिएशन इम्पोर्टेंट हुआ, वेरिएशन हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और ये वेरिएशन कब आता है, जब डीएनए कॉपी होता है, ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान। तो पहला जो क्वेश्चन है कि क्या इम्पोर्टेंस होती है डीएनए कॉपिंग की इन रिप्रोडक्शन। इम्पोर्टेंस ये होती है डीएनए कॉपिंग की रिप्रोडक्शन से कि जब डीएनए कॉपी होता है, एक तो इस डीएनए जो कॉपी है, डीएनए की कॉपी, इसको न्यू सेल्स में जाना है, जो नई सेल जनरेट होती हैं, राइट। एंड जो हमारी गैमीट्स हैं, अगर मैं बात करूँ गैमीट्स की, तो उसमें भी ट्रांसफ़र होता है, डीएनए कॉपी होगी। और डीएनए कॉपिंग जो है वो इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, जो कि एक जो स्पेशीज़ है उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरिएशन बेनिफिशियल क्यों है टू द स्पेशीज़, बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें तो वेरिएशन जो है वो स्पेशीज़ के लिए बेनिफिशियल है, बट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो यहीं पे जो हमने पढ़ा था कि भाई स्पेशीज़ जो है वो इस वेरिएशंस की वजह से एक पर्टिकुलर, अगर इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हो जाता है तो जो स्पेशीज़ हैं वो, कुछ जो इंडिविजुअल है वो अडेप्ट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर चेंज के अडेप्ट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर चेंज पे। एंड जो इंडिविजुअल्स यहाँ पे, जिनके यहाँ पे वेरिएशंस नहीं है, वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस वेरिएशन की वजह से ही जो स्पेशीज़ है वो इवॉल्व करती हैं, एंड इवॉल्व करने के बाद फिर अडेप्ट करती हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। ओके, ठीक है। अब पहला है, अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के मोड के बारे में। कौन कौन से मोड होते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, कौन कौन से वेज होते हैं रिप्रोडक्शन की। सो आपको क्या करना है, 10 ग्राम जो शुगर है उसको 100 ml पानी में क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। अब 20 ml जो है इस सॉल्यूशन का आपको टेस्ट ट्यूब में लेना है और इस पे एक पिंच डालनी है यीस्ट ग्रेन्यूल्स की। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, कॉटन प्लग डालना है ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एंड इसको एक वार्म प्लेस पे रखना है। 1 से 2 आवर के बाद आपको एक छोटी सी जो ड्रॉप है ईस्ट कल्चर की, इस टेस्ट ट्यूब से लेनी है, स्लाइड से कवर स्लिप के साथ इसको कवर करना है। फिर इस जो स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो ब्रेड है उसकी जो स्लाइस है उसको वेट करना है, एंड इसको एक कूल मॉइस्ट डार्क प्लेस में रखना है। सरफेस जो है इस स्लाइस का आप उसको ऑब्जर्व करना है मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करना है
और ये रिकॉर्ड करना है आपको 1 वीक तक। सो कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वेज इन विच ईस्ट ग्रो करता है फर्स्ट केस में एंड हाउ माउल्ड ग्रोज इन द सेकेंड। सो हैविंग डिस्कस द कंटेक्स्ट जिसमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस वर्क करती है, अब हम एग्जामिन करेंगे कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली में रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी कि वी विल स्टडी डिफरेंट मोड्स जिससे बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और कैसे ये जो मोड है रिप्रोडक्शन का वो बॉडी का जो डिज़ाइन है ऑर्गेनिज्म का उस पर डिपेंड करता है। पहला आता है हमारा फिजन का। फिजन, देखिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं उनको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन या फिर फिजन होता है जिसकी वजह से न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं फिजन के जिसको ऑब्जर्व किया गया है, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली वो क्या करते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं 2 इक्वल हाफ्स में ड्यूरिंग द सेल डिविजन। ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा स्प्लिटिंग जो है 2 सेल्स की ड्यूरिंग डिविजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, किसी भी प्लेन में हो सकती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा ये ग्रो करते हैं, अपना जो सेल है उसको स्प्लिट कर देते हैं, एक सेल 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, 2 इक्वल हाफ्स में। अब जैसे ये बाइनरी फिजन है अमीबा का, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अमीबा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड करने के लिए। ओके, सो दिस इज द बाइनरी फिजन इन अमीबा। नेक्स्ट वन इज लीशमेनिया। लीशमेनिया में बाइनरी फिजन कैसे होता है। सो अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको ऑब्जर्व करना है परमानेंट स्लाइड अमीबा की एक माइक्रोस्कोप के अंडर। सिमिलरली हमें ऑब्जर्व करना है दूसरी परमानेंट स्लाइड अमीबा की जो बाइनरी फिजन शो करते हैं। अब हमें जो ऑब्जर्वेशन है उसको कंपेयर करना है और उसको लिखना है। हावेवर, देखिए कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो शो करते हैं समवॉट मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज, जैसे कि लीशमेनिया विच कोज काला अजार, जिसकी एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है एट वन एंड ऑफ द सेल। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में बाइनरी फिजन जो है वो एक डेफिनेट जो ओरिएंटेशंस है इन रिलेशन टू दीज स्ट्रक्चर्स। अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि मलेरियल पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम डिवाइड कर सकते हैं बहुत सारी डॉटर सेल्स में साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये मल्टीपल फिजन है प्लाज्मोडियम में, और यहाँ पे ये एक से ज़्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड करती है, मल्टीपल डॉटर सेल्स का यहाँ पे क्रिएशन होता है, साइमल्टेनियसली होता है। सो ये किस में होता है, पैरासाइट एंड प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन। ईस्ट की बात करें, कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर, और ईस्ट में क्या होता है, इट कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स एंड ग्रो फर्दर एज वी सो इन एक्टिविटी 7। अब एक एक्टिविटी आपको करनी है, आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है पानी को लेक से या फिर पॉन्ड से जिसका कलर डार्क ग्रीन होना चाहिए, एंड यहाँ पे फाइलामेंटस स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। सो पुट 1 or 2 फिलामेंट्स ऑन ए स्लाइड, उसके बाद ग्लिसरीन की ड्रॉप डाल देनी है इन फिलामेंट्स पे और एक कवर स्लिप के साथ यू हैव टू कवर इट। अब वी हैव टू ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। नाउ कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टिश्यूज इन द स्पायरोगाइरा फिलामेंट्स। देखिए, इफ़ यू टॉक अबाउट मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें मल्टीपल सेल्स होती हैं विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड यहाँ पे काम कर सकते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। स्पाइरोगाइडा का अगर मैं देखूँ फॉर एग्जांपल, सिंपली ये टूट जाएगा स्मॉलर पीसेस में जब ये मैच्योर होता है। सो ये जो पीसेस है या फिर फ्रेगमेंट्स ग्रो करती हैं न्यू इंडिविजुअल्स में। So, can we work out the reason for this based on what we say in activity 7.4? This is not true. सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये ट्रू नहीं है। सिंपली वो डिवाइड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। सो रीज़न इज दैट बहुत सारे जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है, simply random collection of cell division will not work. स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होती है यहाँ पे टिश्यूज की फॉर्म में, एंड टिश्यूज फिर ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन्स बनाते हैं। उसके बाद फिर इनको एक डेफिनेट पोजीशंस पे रखना होता है बॉडी में। इस ये जो केयरफुली ऑर्गेनाइज सिचुएशंस होती है, जैसे कि सेल बाय सेल डिवीजन यहाँ पे इम्प्रैक्टिबल होगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देयरफॉर इनको कुछ कॉम्प्लेक्स जो वेज होते हैं रिप्रोडक्शंस के उनको यूज़ करना है। अगर मैं बात करूँ बेसिक स्ट्रैटेजी की, सो बेसिक स्ट्रैटेजी जो है भाई, बेसिक स्ट्रैटेजी जो है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में इज दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म करती है डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न जो रिप्रोडक्शन होता है इन ऑर्गेनिजम्स में, वो भी एक स्पेसिफिक सेल टाइप का ही फंक्शन होता है। सो ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये कैसे अचीव होता है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिजम्स में बहुत तरह की सेल टाइप्स है। आंसर क्या है इसका इज दैट कि यहाँ पे एक सिंगल सेल टाइप होना चाहिए उस ऑर्गेनिजम्स में दैट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, प्रोलिफरेटिंग, एंड उसकी वजह से दूसरी सेल टाइप्स बन रही हैं। ठीक है, अगर राइट सर्कमस्टांसेस को दे दिया जाए तो जो सेल होती है, एक सेल होती है, वो फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर रही है। रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन में क्या होता है, बहुत सारे फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स के पास एबिलिटी होती है कि ये नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को राइज कर सके, ठीक है, अपने ही बॉडी के पार्ट्स से। दैट इज अगर इंडिविजुअल को कट किया जाए या फिर उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाए तो ये जो पीसेस है ये एक सेपरेट इंडिविजुअल्स में रीजनरेशन में ग्रो हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एनिमल्स की बात करें जैसे हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, इनको हम कट कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में और हर एक पीस ग्रो करेगा एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में। इसी प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन की जो प्रोसेस है इसको स्पेशलाइज्ड सेल होती है वही इसको परफॉर्म करती है। दीज सेल्स प्रोलिफरेट and make large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. So, ये जो चेंजेस होते हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में होते हैं जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। हावेवर रीजनरेशन रिप्रोडक्शन की तरह नहीं होता क्योंकि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू प्रोड्यूस। ठीक है, सो यहाँ पे ये हमारा एक प्लेनेरिया है एंड प्लेनेरिया में क्या होगा, ये एक ऑर्गेनिजम्स है, ये 3 पीसेस में यहाँ पे यू कैन सी दैट कि ब्रेक हो चुका है। हर एक जो पीस है वो रीजनरेशन में इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को क्या करेगा, डेवलप हो जाएगा। अब आ जाता है हमारा बडिंग का। बडिंग भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा यूज़ करते हैं रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। हाइड्रा में क्या होता है, एक बड एक आउटग्रोथ की तरह डेवलप होगी
क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड सेल डिवीजन होता है एक स्पेसिफिक साइट पे। एक स्पेसिफिक साइट पे जब रिपीटेड सेल डिवीजन होता है तो एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है जिसको हम बड बोलते हैं। एंड ये छोटी छोटी बड होती है जो टाइनी इंडिविजुअल्स में डेवलप होती हैं। एंड जब फुल्ली मैच्योर होती हैं ये पेरेंट की बॉडी से डिटैच होके नए इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह सरवाइव करती हैं। ये यहाँ पे रिपीटेड सेल डिविजन्स की वजह से एक बड फॉर्म हो रही है। जब बड यहाँ पे डिटैच डिटैच हो जाती है तो एक नया इंडिविजुअल की तरह ये अपनी जो एग्जिस्टेंस है उसको कंटिन्यू करती है। नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें पार्ट्स जैसे कि रूट की बात करें, स्टेम की बात करें, लीव्स की बात करें, ये एक नए प्लांट्स में डेवलप होते हैं। अगर हम इनको अप्रोप्रिएट कंडीशन दे दी जाए तो रूट्स, स्टेम एंड लीव्स से हम एक नया इंडिविजुअल प्लांट जो है उसको डेवलप कर सकते हैं। सो अनलाइक बहुत सारे एनिमल्स में, प्लांट्स में इंडीड इस तरह का जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो यूज होता है। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की जो प्रॉपर्टी है इसको बहुत सारे मेथड्स में यूज़ करते हैं, जैसे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, जिसकी वजह से नए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स को यूज़ करते हैं और ये एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज़ होता है। सो प्लांट जो कि जिनको वेजिटेटिव प्रोपगेशन की प्रोसेस से रेज किया जाता है कैन bear flowers, fruits earlier than those produced from seeds। तो यहाँ पे क्या होता है, जिन प्लांट्स को आप सीड से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे जो प्लांट्स है, फ्रूट्स है, वो बाद में आते हैं एज कंपेयर टू उन वो प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो करते हैं। इस तरह का जो मेथड है वो क्या करता है, पॉसिबल बना देता है प्रोपोगेशन किसका, प्लांट्स का। जैसे बनाना की बात करूं, ऑरेंज की बात करूं, रोज़ की बात करूं, जैस्मिन की बात करूं, सो हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस सीड्स। अब यहाँ पे बनाना, ऑरेंज, रोज़ एंड जैस्मिन, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही ग्रो करती हैं। अनदर एडवांटेज जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का वो ये होता है कि जो प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं जेनेटिकली बहुत सिमिलर होते हैं पेरेंट प्लांट के साथ। ठीक है, जो पेरेंट प्लांट है सिमिलर होते हैं टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। Similarly, birds produced in the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and it can develop into new plants। जैसे कि ये एक लीफ है और ये ब्रायोफाइलम जो प्लांट है उसकी लीफ है, एंड यू कैन सी दैट कि ये जो इसकी जो बड है, लीफ के अराउंड जो बड आपको दिखाई दे रही हैं, जब ये सॉइल में फॉल करती हैं, ठीक है, ब्रायोफाइलम जो उसका जो मार्जिन है फॉल करती है, तो इससे क्या होता है, नया प्लांट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। जैसे आपने पोटैटो में भी देखा होगा, पोटैटो में भी बड आपने देखा होगा साइड में। अब एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस आती है जिसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, हम नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं टिश्यू को रिमूव करके या फिर सेल्स को सेपरेट करके फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। ठीक है, जो ग्रोइंग टिप है प्लांट की, वहाँ से सेल को, टिश्यू को सेपरेट करके प्लांट को बनाया जाता है। फिर इन सेल्स को हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस करते हैं जहाँ पे ये रैपिडली डिवाइड करती हैं। छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं सेल को, उसको फॉर्म करने के लिए, या फिर कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम जहाँ पे हॉर्मोन्स होंगे ग्रोथ के लिए, डिफ्रेंसिएशन के लिए। प्लांटलेट्स को हम फिर सॉइल में रखते हैं सो दैट ये मैच्योर प्लांट्स में ग्रो कर जाए।
सो इस टिश्यू कल्चर को यूज़ करके हम बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो कर पाते हैं एक पेरेंट से एक डिजीज़ फ्री कंडीशन में। ये जो टेक्निक है इसको हम ऑर्नामेंटल जो प्लांट है उनके लिए यूज़ करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स बेसिकली क्या होते हैं आपको मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। वैसे तो ऑर्नामेंट्स जिनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे ऑर्नामेंट्स की तरह जो यूज़ होते हैं, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।